हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी, जो जर्नी स्टार्ट किया था हमने मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आप सबों को पता है कि हम पहुंचे थे इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, और उसमें हमने जाना था सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। तो दोस्तों, सक्सेसर स्टेट्स में जो तीन स्टेट्स थे, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, उसमें हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, हैदराबाद के निजाम के बारे में पढ़ा था, जैसे कि चिन कुलिच खान के बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हमारी जो शुरुआत है, जो आज हम पढ़ने वाले हो, बंगाल के बारे में, बंगाल के नवाब के बारे में है। किस तरीके से बंगाल के नवाबों ने शासन किया, किस तरीके से वहां उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया, और उनकी क्या गलतियां थी जिनके कारण आगे चल के अंग्रेज जो है बंगाल पे अपना आधिपत्य बना लेते हैं, आधिपत्य स्थापित करते हैं। किस तरीके से इन्हें बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर में हार का सामना देखना पड़ा, ये तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबों को पता है सन 1700 ईस्वी में, उस समय में पूरे भारत पे मुगल का शासनकाल था, औरंगजेब का शासनकाल था। दोस्तों, उस समय में एक बंदा हुआ जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। ये जो बंदा मुर्शीद कुली खान था, काफी टैलेंटेड बंदा था दोस्तों, और इसे औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बना दिया 1700 ईस्वी में। आप ध्यान से देखो कि 1700 ईस्वी में उसे बंगाल का दीवान बना दिया गया, और फिर 1717 ईस्वी में उसे बंगाल का निजाम बना दिया गया, मींस कि गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 1717 आते हुए दीवानी, जो बंगाल की दीवानी थी, वो भी वही संभाल रहा था, और बंगाल का गवर्नर भी वही था। तो आप देख सकते हो, एक साथ दो बड़े बड़े पोजीशन को वो संभाल रहा था। वैसे दो बड़े पोजीशन जो पूरे साम्राज्य की नींव रखते हैं, ऐसे दो, जैसे कि मैंने क्या बताया, दीवानी और निजामी, ये दोनों, जो दीवान भी यही था और जो गवर्नर था वो भी यही था। तो इससे क्या हुआ कि वो बंगाल का जो पोजीशन था, बंगाल का जो ऑफिस था, वहां पे इसने दो पोजीशन लेते हुए इसको बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज मिला, हर चीजों को देखने के लिए, हर चीजों पे डिसीजन लेने के लिए। और इस तरीके से ये धीरे 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 क्या करता है, अपना पूरी तरीके से आधिपत्य वहां बना लेता है। और इसके अगर टाइम लाइन की अगर हम बात करें, तो बस तीन तीन अपराइजिंग्स हुए इसके विरुद्ध, जो रिवोल्ट हुए, तीन अपराइजिंग्स हुए, जिसमें पहला जो था वो तीन जन ने मिलकर किया था, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलानी मोहम्मद। और दूसरे में सुजात खान ने किया, और तीसरे में नजात खान ने किया। तो उसने क्या किया, मुर्शीद कुली खान, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वॉज एबल्ड रूलर, ओके, बहुत ही टैलेंटेड था। तो उसने क्या किया, तीनों जो अपराइजिंग्स थे ना, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और जो बंगाल था, आप समझ सकते हो, कोई भी अगर राज्य है, वहां अगर रिवोल्ट होते रहेंगे ना, विद्रोह होते रहेंगे, तो राजा अच्छे से शासन नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ जो वो एरिया है ना, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, जो तीन रिवोल्ट हुए जो मैंने आपको बताया, पहला सीताराम राय, उदय नारायण और गुलानी मोहम्मद, और दूसरा जो था सुजत खान, और तीसरा नजत खान के लीडरशिप में हुआ, तीनों को इसने पूरी तरीके से दबा दिया, और बन गया वहां का एकाधिपति नवाब। उसको क्वेश्चन करने वाला फिर कोई नहीं था। वो मतलब फ्रीली रूल करने लगा। फ्रीली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये लोग क्या करते थे, बस मुगल एम्पायर को बोलते थे, भाई आप ही हमारे राजा हो, आपको थोड़ा बहुत टैक्स वो दे देता था, बट सारे डिसीजन ये लोग खुद लेते थे। ठीक है, तो वही हुआ कि वो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उससे भी अपने आप को आजाद कर लेता है। और बट वो टैक्स जो था, जो ट्रिब्यूट था, बंगाल से जो टैक्स कलेक्शन होता था, उसका कुछ परसेंट तो देता ही देता था। ठीक है, बट राजकाज वो खुद से करता था, जो भी डिसीजन है वो सब कुछ खुद से लेना देना रहता था, जैसा हमने हैदराबाद के केस में देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हैदराबाद वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो पे जाएं, हैदराबाद वाली वीडियो पे, उसको देखें, और उसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो उसको कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं उस कमेंट को सॉल्व करूंगा। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बंगाल की बात कर रहे थे, तो बंगाल में इसने क्या किया, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी रिवोल्ट थे, सबको इसने खत्म किया। ठीक है, और जो जमींदार ने कभी रिवोल्ट किया, सबको पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, 1700 से 1700 में आया, दीवान बन के आया, 1717 में इसको गवर्नर बना दिया, और उसके बाद इसने पूरी तरीके से राज करना स्टार्ट किया, और बंगाल में एक तरीके से बंगाल का नवाब कहलाने लगा ये मुर्शीद कुली खान। ठीक है, हालांकि इसकी मृत्यु होती है 1727 में, और उसके बाद जो राजा बनता है वो उसका सन इन लॉ, दामाद बनता है, सुजाउद्दीन।
और सुजाउद्दीन फिर आप देख रहे हो 1717 से ये 1717 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु होती है और 1739 मीन्स की अप्रोक्स 12 ईयर्स तक ये सुजाउद्दीन राजकाज संभालता है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से संभालता है, जिस तरीके से उसका ससुर संभाल के गया था मुर्शिद कुली खान, उसी तरीके से सुजाउद्दीन उसका दामाद था मुर्शिद कुली खान का, उसने भी बहुत अच्छे से शासनकाल संभाला। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि सुजाउद्दीन जो होता है, सुजाउद्दीन अपने बेटी के बच्चे को मीन्स की अपने क्या बोले नाती, हाँ, उसको उसने अपना सक्सेसर साबित किए घोषित कर दिया, जिसका नाम था सरफराज खान। बट सरफराज खान को यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसी के बाप ने सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेटा तरक्की कर रहा है तो बाप खुश हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब बेटा को राजा बनाया तो उसके बाप ने उसे ओवरथ्रो कर देता है, जिसका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो यहाँ समझने वाली बात क्या आप देख रहे हो, मुर्शिद कुली खान 1700 में दीवान बन के आता है, ठीक है, 1717 में गवर्नर बनता है और फिर वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा है, सारे रिवोल्ट को दबा रहा है और बंगाल को अच्छी तरीके से आगे लेके जा रहा है। फिर उसके बाद दामाद बनता है 1727 में, जब उसकी मृत्यु होती है मुर्शिद कुली खान की, तो 1727 से 1739 तक जो उसका दामाद होता है सुजाउद्दीन, वो रूल करता है। अब यहां देखो, सुजाउद्दीन ने अपने नाती को अपना सक्सेसर बनाया सरफराज खान को, बट सरफराज खान को उसी के बाप ने देख रहे हो, बाप बेटे गद्दी में बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो गद्दी के लिए वो अपने बेटे को ओवरथ्रो कर देता है, ठीक है। और हालांकि इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट रूलर रहेगा, अच्छा रूलर रहेगा, वो अलीवर्दी खान रहेगा, ठीक है। और अलीवर्दी खान सरफराज खान को भी पूरी तरीके से मार देता है, ठीक है, और अलीवर्दी खान बन जाता है राजा, ठीक है। तो ये जो 3 रूलर हैं दोस्तों, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान, मैंने क्या बताया याद रखने का, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान, इन तीनों ने बंगाल को एक लंबा शासनकाल दिया, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया, अच्छा ट्रेड दिया, और जिस कारण से बंगाल में शांति रही। और आपको पता है जहां पे शांति रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा, वहां पे वो राज्य डेवलप करेगा। और इस कारण से जो बंगाल जो था, बंगाल बहुत अच्छे से फ्लोरिश हो रहा था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, हर चीज में बंगाल अच्छे से फ्लोरिश हो रहा था। ओके, तो अब हम देखते हैं मुर्शिद कुली खान ने क्या क्या मेजर्स अपनाए, ठीक है। मुर्शिद कुली खान आपको पता है जब आया तो सबसे जो स्थापना करता है उसे ज्यादा डिफिकल्टी के सामने अच्छे स्टेप्स उसको लेने रहते हैं, क्योंकि उसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो छोटे छोटे जमींदार थे ना, उसको हटा दे रहा है ये, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट जमींदार, ठीक है। और जो रेबेलियस और जमींदार और जागीरदार थे उसे वो भेज देता है, उड़ीसा में भेज देता है। आपको पता है कि उस समय बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, सारा कुछ जो था वो एक ही स्टेट कहलाता था, बंगाल सूबा। तो जो रिबेलियस जमींदार जागीरदार थे ना, वो उसको उड़ीसा के फ्रंटियर रीजन में उसको भेज दे रहा था, ठीक है। और जो जमींदार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, वहां सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता था उस टाइम पे, टैक्स कलेक्शन का, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन का। ऐसे ऐसे जमींदार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना का कहते थे कि सर हम करके दिखाएंगे आपको। ऑब्वियसली अगर सर को कोई ये बोलेगा नवाब को कि मालिक हम करके दिखाएंगे, तो मालिक खुश। तो ऐसे ऐसे जमींदार को इनकरेज करता था कि आप अच्छे से काम करो, ठीक है। और धीरे धीरे इसने क्या किया, जो खलीसा लैंड होता था उसका स्कोप उसने बढ़ाया। खलीसा लैंड मैं आपको बता चुका हूं कि खलीसा लैंड क्या होता था कि जिसपे जहां से जो टैक्स कलेक्शन होता था पूरी तरीके से वो राजा के पास जाएगा, नवाब के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें मुर्शिद कुली खान की, तो इसने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को काफी रिफॉर्म किया था, ठीक है। और जितने भी मुगल जागीरदार थे, ठीक है, मुगल जागीरदार जो डायरेक्ट मुगल के साथ कनेक्शन में थे, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, उड़ीसा भेज दे रहा है। मीन्स कि पूरा बंगाल जो है वो उसके इशारों पर रहे। ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया इसने, ठीक है, कि हम मुगल के डायरेक्ट अगेंस्ट भी ना जाए और हम पूरी तरह से कंट्रोल भी करके रखे बंगाल पे, ठीक है। और उस समय में क्या हुआ, जो कुछ एक लैंडेड मैग्नेट्स की बात होती है, जो लैंडेड मैग्नेट्स मतलब ऐसे लोग, ठीक है, जो कि निजाम को हेल्प कर रहे थे, ठीक है, या फिर नवाब को हेल्प कर रहे थे टाइमली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है। और रेवेन्यू जो होता था वो कैश में कलेक्शन किया जाता था फ्रॉम ऑल जमींदार्स, ओके।
उसके बाद क्या हो रहा है, मुर्शीद कुली खान जो है वो ट्रेड एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, जैसे सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सुगर, ऑयल, क्लैरिफाइड बटर, ये सब जो थे ओवर लैंड के थ्रू पर्सिया जा रहे थे, अफगानिस्तान जा रहे थे और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहे थे। तो इस तरीके से जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। अब अगर हम अलीवर्दी खान के बारे में बात करें तो अलीवर्दी खान को जो सबसे मोस्ट उसकी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी वो उसने मराठा एम्पायर के अगेंस्ट में 1747 ईस्वी में 1747 में मराठा एम्पायर और अलीवर्दी खान के बीच में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बर्दवान, और जिसमें मराठा साम्राज्य की तरफ से जानोजी भोसले थे और इधर से अलीवर्दी खान थे। दोनों के बीच में युद्ध होता है, बट विक्ट्री जो होती है अलीवर्दी खान की होती है। ठीक है, और इसके शासनकाल में, अब अलीवर्दी खान के शासनकाल में पूरी तरीके से मुगल से ये अलग हो जाते हैं। फिर से वही बात, हम आप तो हमारे राजा हैं, बट कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी करना हो, किससे लड़ना है, किससे संधि करनी है, किसके अगेंस्ट में जाना, ये पूरी तरीके से वहां का नवाब ले रहा था, अलीवर्दी खान ले रहा था। और अलीवर्दी खान के बाद जो राजा बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला, जो आपको पलासी के बैटल में आपको दिखने को मिलेगा 1757 में। तो आप देख रहे हो अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक ये शासन करता है, और उसके नेक्स्ट अगले साल में जब सिराजुद्दौला बनता है तो बैटल ऑफ पलासी हो जाता है 1757 में, जिसमें नवाब हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब तक अलीवर्दी खान था तब तक लड़ाई नहीं हुई थी। लड़ाई हुई सिराजुद्दौला के टाइम में 1757 में। ठीक है, अब चैलेंजेस की अगर बात करें कि क्या चैलेंज आए, तो चैलेंजेस क्या थे कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मराठा थे। मराठा क्या करते थे कि वो अपने नेबरिंग स्टेट से वो चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसीलिए मराठाज ने क्या किया, मराठा सेंट्रल इंडिया से निकल के अब जाना चाह रहे थे नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो बंगाल वाला रीजन है, इस तरीके जाना चाहते थे। तो मराठा ने क्या किया, बंगाल के ऊपर उन्होंने 3 से 4 बार लगातार अटैक किया 1742 से 1751 के टाइम में। आप देख रहे हो उसी का एक नतीजा था कि 1747 में 1747 में मराठा और अलीवर्दी खान के बीच में, जो मराठा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जानोजी भोसले, उनके और अलीवर्दी खान के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि जो 1742 से 1751 का जो टाइमलाइन है उसमें मराठा साम्राज्य और जो मराठाज थे उन्होंने बंगाल पे 3 से 4 बार अटैक किया, और लास्ट में क्या होता था आपको मैंने पहले ही बताया था, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में बताया था कि अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे के लेक्चर्स को जाके देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। तो 1751 में क्या होता है, अलीवर्दी जो होता है परेशान हो जाता है, भाई आप हमला मत करो, आपको चौथ चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, उड़ीसा भी दे दिया। ठीक है, और एनुअल चौथ भी मराठा को देने के लिए रेडी हो गए। ओके, और अफगान रेबल्स की अगर बात करें तो अफगान रेबल्स ने भी थोड़ा बहुत चैलेंज तो किया ही था। जैसे अगर आप देखो कि 1748 में जो अफगान ट्रूप्स थे उन्होंने पटना को सीज कर लिया था और पटना को पूरी तरीके से लूटा। आप बोल रहे हो, आप सोचोगे बंगाल और पटना, बट अभी अलग अलग है, अभी बंगाल और बिहार अलग अलग है। उस समय बंगाल सूबा के अंदर ही बंगाल, जो आपका बांग्लादेश वाला रीजन आता है वो, उसके बाद आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है, जो बिहार वाला रीजन है, जो झारखंड वाला रीजन है, सारा कुछ अपना एक साथ बंगाल सूबा के अंदर आता था। तो 1748 में अफगान ट्रूप्स ने पूरी तरीके से पटना को लूटा और पटना पे सीज कर लिया था इन्होंने पटना को। एक इंपॉर्टेंट टर्म आया था अभी खलीसा लैंड के बारे में। तो खलीसा लैंड क्या होता है दोस्तों, अब देखो, खलीसा लैंड रेफर्स टू लैंड ओन्ड डायरेक्टली बाय द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर ही डायरेक्टली ओन करते थे, ये कोई जागीरदार या जमींदार या फिर ये ऐसा कोई भी नहीं करता था। ठीक है, जागीरदार के अंडर में ये सब चीज नहीं रहता था। तो इससे जो रिवेन्यू होता था वो भी दैट वाज डायरेक्टली गोन टू द एम्पायर्स पर्सनल ट्रेजरी। ओके, दैट इज द खलीसा लैंड। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो रेवेन्यू की बात अगर हम करें कि कैसे चल रहा था, तो मुर्शीद कुली खान ने बहुत अच्छे से इकोनॉमी को संभाला था, एडमिनिस्ट्रेशन को। उसने बंगाल का जितना भी फाइनेंस था, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से संभाला। कैसे संभाला, जागीर लैंड जो थे, जो जागीरदार को दिए जा रहे थे लैंड, उसको उन्होंने खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट लाया जिसके तहत उसने जागीरदारों को जो लैंड दिया, जो जागीर लैंड थे उसको खालिसा लैंड में, मतलब जागीर लैंड ऐसे लैंड या तो कुछ जागीरदार को दिए गए होंगे या फिर इन मार्क किए होंगे कि भाई ये लैंड जो है हम जागीरदार को देंगे। ठीक है, तो उन लैंड को उन्होंने खालिसा लैंड में दे दिया। अब खालिसा लैंड में जैसे यहाँ गया तो खालिसा लैंड
में जैसे ही आया तो उन जमीनों का जो टैक्स है वो किसके पास जाएगा, तो नवाब के पास जाएगा। इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बढ़ रही थी बंगाल के नवाब की, ठीक है। हालांकि जो पुअर कल्टीवेटर्स थे उसके टाइम में, उसके शासनकाल में, उसको उन्होंने लोन्स दिया, एग्रीकल्चरल लोन्स, जिसको तक्कावी बोला जाता है। तक्कावी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, याद रखेंगे कि इन्होंने तक्कावी दिया। तक्कावी मींस एग्रीकल्चरल लोन्स टू द पुअर कल्टीवेटर्स टू रिलीव देयर डिस्ट्रेस एज वेल एज टू इनेबल देम टू पे लैंड रेवेन्यू इन टाइम। उसने क्या किया, लोन दिया जिससे कि वो अपना खेती करें अच्छे से और रेवेन्यू अच्छे से टाइम पे दें, ठीक है। और इस तरीके से उसने क्या किया, बंगाल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। बट वहां पे वही बात है, आपको रिवेन्यू फार्मिंग की बात यहाँ पे आती है। रिवेन्यू फार्मिंग मैंने पिछले के लेक्चर्स में मैंने बताया है, आप प्लीज जाके मेरे लेक्चर्स को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवेन्यू फार्मिंग वहां पे उसने अप्लाई करवाया था। तो रिवेन्यू फार्मिंग के कारण आपको पता है कि जो पीसेंट्स के ऊपर जो है इकोनॉमिक प्रेशर वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब बात क्या होती थी, ये रेवेन्यू तो एकदम स्टैंडर्ड मांगता था, सॉरी, जो भी पीसेंट्स थे उनसे रिवेन्यू एकदम स्टैंडर्ड रिवेन्यू मांगता था कि भाई कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है या फिर कुछ इलीगल नहीं मांग रहा है, बट वो कलेक्शन भाई बहुत, भाई हम तुमको लोन देंगे, खेती करो, लेकिन रिवेन्यू टाइम पे दो। जितना बोल रहे हैं ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जितना मेरा हक बनता है उतना दो, अगर नहीं दोगे तो फिर भाई सजा मिलेगी। तो इसीलिए बोला कि ही कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार्स एंड द पीसेंट्स विद अटमोस्ट क्रूएलिटी, ठीक है। और उसके टाइम में क्या हुआ कि जो भी पुराने वो बहुत सारे ओल्ड जमींदार थे उनको हटा के नए जमींदार से बनाया गया। वही बात है ना, जो हमको टाइम पे पैसा देगा उसको हम बनाएंगे। तो पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे खेल था, ठीक है। और इसने क्या किया, एक चीज इसने क्या किया कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को भेदभाव नहीं किया है। जैसा देखा जाता है कि वो कभी कहीं वो उसने बहुत सारी प्रेफरेंस दिए लोकल जमींदार एंड महाजन को जो कि हिंदू थे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो बंगाल सूबा था उसका जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें हिंदू जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन दिया गया। और जो ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट था उसमें जमींदार जो थे और जो छोटे हिंदू थे या फिर स्मॉल मुस्लिम जमींदार थे उनको एम्प्लॉय किया गया कि भाई आप जो है टैक्स कलेक्शन करो, ठीक है। अगर एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि उसके टाइम पे जो बैंकिंग हाउस था वो जगत सेठ का था। एक जगत सेठ नाम का आदमी था और वही जो था बैंकर का काम करता था, मनी का काम करता था, पैसा का काम करता था, दिल्ली को कितना पैसा देना ये सब देखता था, ठीक है। और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मुर्शिद कुली खान के जो सिया रिलेटिव थे पर्सिया के, उनको जगह दिया गया। तो मीन्स कि हर तरीके से हर चीज में सब मिला के अगर देखा जाए तो किसी एक धर्म के लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा था, ये कहीं पे हिंदू को भी दे रहा है, कहीं पे मुस्लिम को भी दे रहा है। तो ये एक नए सेटलमेंट की, एक नए सिस्टम की स्थापना यहाँ पे ये कर रहा था मुर्शिद कुली खान। अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो तीन नवाब की मैंने बात की यहाँ पे, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान और सुजाउद्दीन, इन तीनों ने जो ट्रेड को है वो बहुत ही रिकॉग्नाइज किया। और इसने क्या किया कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो फॉरेनर मर्चेंट्स थे, उनको दोनों को इन्होंने बहुत ही इनकरेजमेंट किया। इन्होंने देखा कि लोग बाहर से अगर आ रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत सहूलियत दी जाए, जैसे कि उनको उन फैसिलिटीज दी गई, जैसे कि रोड्स बनवाए गए। साथ ही साथ अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, कहीं लेके के ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जा रहे हो, तो आपका कोई डकैती ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। इसके लिए उसने थाना बनवाए, चौकी बनवाए, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दे प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड्स एंड रिवर्स फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स बाय एस्टेब्लिशिंग रेगुलर चौकीज एंड थानाज, ओके। और उसने क्या किया कि बंगाल से जो था, ठीक है, उसके टाइम में क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी था उस टाइम पे बंगाल से जितना भी सामान जा रहा था ना, तो उसका मेजर डेस्टिनेशन जो था ना यूरोप था। तब यूरोप अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से डायरेक्टली मुझे एक मार्केट मिल गया, बंगाल को अगर एक मार्केट मिल जा रहा है यूरोप कि यहाँ से हम वहां ले जा करके बेच सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा पैसा आएगा। ऑब्वियसली पैसा आएगा। और इसीलिए कहा जाता है उस समय में जो था पूरे विश्व के जीडीपी का 25% यहाँ पे बंगाल में था, ठीक है। तो अब यही हुआ कि एक समय में यूरोप एक बाजार था, बट धीरे धीरे जो यूरोपियन आए उन्होंने इस चीज को समझा
और भारत को एक बाजार बना दिया। और भारत को जब बाजार बना दिया तो बाद में हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ड्रेन की बात करेंगे, यहां से कैसे पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नवाब थे, उन्होंने जो प्राइवेट ट्रेड, जो ऑफिशियल्स थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उनको भी उन्होंने चेक किया। और मतलब कि जो उस समय में आप जानते हो कि 1717 में फारूक सियार का फरमान आ गया था। अगर आपको फरमान के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे पीछे वीडियोज में जाके देखो कि आपको फरमान के बारे में उसमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो फरमान का वो लोग मिसयूज ना करें, ये भी उन्होंने देखा। ठीक है, और जो भी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज आ रही थी, उनके जो लोग थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से लगाम कस के रखी कि भाई आप एब्यूज मत करो, जो फरमाना मिला है उसका एब्यूज मत करो। और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने सिखाया, उसको उन्होंने मजबूर किया कि यू हैव टू ओबे द लॉज ऑफ द लैंड एंड पे द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कि यहाँ की जो जमीन है उसका जो रूल है, जिस धरती का जो रूल है, उसको आपको ओबे करना पड़ेगा और आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। और अली वर्दी खान की अगर हम बात करते हैं तो उसने इंग्लिश और फ्रेंच को कोलकाता और चंद्रनगर में फोर्टिफाई करने के लिए नहीं दिया। मतलब आप कुछ भी फैक्ट्री मत बनाओ भाई, आप ट्रेड करो, फैक्ट्री हम बनाएंगे, आप ये सब काम मत करो, फोर्टिफिकेशन, आप फोर्ट वगैरह कुछ मत करो। इतना उन्होंने सबको कंट्रोल में करके रखा था। जब इतना सब कुछ था तो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो डिक्लाइन ये हुआ कि इन्होंने अंग्रेज को बहुत ही कमजोर समझ लिया था। ठीक है, अंग्रेज को कमजोर इस मैटर में समझ लिया था कि आप देखो, दे डिड नॉट फर्मली पुट डाउन द इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1707 टू यूज मिलिट्री फोर्स ऑथोरिटी टू गेट इट्स डिमांड एक्सेप्टेड। they had the power to deal with the company's threats, but they continued to believe that सुनो अच्छे से, they had the power, जो बंगाल के नवाब थे उनके पास पावर था, टू डील विद द कंपनीज थ्रेट्स, बट they continued to believe that a mere trading company could not threaten their power। ठीक है, उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो थे मिलिट्री फोर्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, और उनके पास ये पावर थी कि कंपनी के थ्रू जो थ्रेट आ रहा है उसको वो डील कर सकते थे। बट उन्होंने क्या सोचा, ये तो छोटी सी कंपनी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। भाई एक सीख इससे मिलती है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। ठीक है, वो ये देख ही नहीं पाए कि वो किस तरीके से कोलोनियलिज्म फैला रहे हैं वहां पे। ठीक है, वो ये नहीं देख पाए ये बस एक ट्रेडर की कंपनी नहीं है, ये फोर्स भी यूज करने लगी है। ठीक है, उन्होंने जो दुनिया में क्या हो रहा था, दुनिया में किस तरीके से अंग्रेज जो थे अपना आधिपत्य बना रहे थे, उसको उन्होंने देखा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया। रेस्ट ऑफ दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। किस तरीके से उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में किस तरीके से अंग्रेजों ने डिवास्टेशन किया था, बर्बादी किया था, इसकी उनको जानकारी भी नहीं थी। अगर जानकारी हो भी रही थी तो अपने घमंड में चूर थे कि भाई छोटी सी कंपनी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था डिक्लाइन ऑफ द बंगाल में। उसके बाद देखो, इन्होंने कभी बड़ी आर्मी बनाने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि आप देखो, मुर्शिद कुली खान के आर्मी में मात्र 2000 कैवेलरी थे और 4000 इन्फेंट्री थे, बस इतने ही। इतने से नवाब रहता है क्या? 2000 और 4000, 2000 कैवेलरी, 4000 इन्फेंट्री। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि 1751 में जाकर के मराठा जो है उड़ीसा को भी मराठा को दे देते हैं। अली वर्दी खान जो है दे देता है, उड़ीसा देता है मराठा को। ठीक है, और आप देखो कि 1756 और 1757 में जब सिराजुद्दौला के पास, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जब बैटल ऑफ पलासी होती है, जब युद्ध छेड़ दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू के द्वारा, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की कमी बहुत ज्यादा महसूस की गई। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम ये जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने
जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था, जो जो बढ़ती हुई पावर थी, या तो उसे देखा नहीं या फिर देख के भी नजरअंदाज किया। और साथ ही साथ बंगाल के नवाब ने अपने सिस्टम में जितना करप्शन हो रहा था, जैसे कि जो उनके जुडिशियल ऑफिशियल्स थे, जो काजी थे, जो मुफ्ती थे, वो ब्राइब ले रहे थे, पूरा ले रहे थे भाई, एक एक रुपए ब्राइब में ले रहे थे। ठीक है, तो जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने इसका फायदा उठाया। और अब देखोगे बैटल ऑफ पलासी में जो इनके ही लोग थे, इन्होंने ही ब्राइब्स लेकर के अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने स्वार्थ में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है, उसी के खिलाफ वो लोग चले जाते हैं और सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बंगाल का शासन, बंगाल में किस तरीके से नवाबों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। वहां पे कैसे मुर्शिद कुली खान आया, सुजाउद्दीन आया, अलीवर्दी खान आते हैं, और लास्ट में सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ पलासी होती है। बैटल ऑफ पलासी के बारे में हम आगे देखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो उसको आप जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है समझने में, मेरे लैंग्वेज में, या फिर मैं ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर आपको इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं सुधार करूँगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए, PPT वगैरह चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।